सीडीपी की क्लास में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मनोविज्ञान का परिचय, और उसी क्रम में आज हम लोगों की दूसरी क्लास हुई है। पिछली बार हमने मनोविज्ञान की यात्रा के संदर्भ में जाना था कि पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर इसको चेतना का विज्ञान कहा गया, और तीनों ही पक्षों को नकार दिया गया। जो वर्तमान में प्रचलित है उसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे मनोविज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था, किसने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा, और व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी थी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, कि भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया, और जो मन के 3 स्तर बताए गए थे वो कौन कौन से हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के द्वारा। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में क्यों है, और इससे संबंधित बहुत सारे दार्शनिकों के और मनोवैज्ञानिकों के बहुत सारे विचार हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही साथ हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में जानेंगे, शैशवावस्था और बाल्यावस्था को भी कवर करेंगे। तो चलिए सब लोग जुड़ते चलिए और हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण कब किया गया, तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण 1916 ईस्वी में एस.एन. सेन गुप्ता के द्वारा कोलकाता में की गई। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर ये अगला जो पॉइंट है ये पिछली क्लास में कवर किया गया था कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो 1905 ईस्वी में लिखी गई थी उसमें चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की थी और मनोविज्ञान को सजीव प्राणियों की आचरण का विज्ञान की संज्ञा दी थी, और इन्होंने व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था। ये भी पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था। अब देखिए, चेतना के विज्ञान को नकारा विलियम मैकडूगल ने और सिगमंड फ्रायड ने भी नकार दिया था। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि मन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अगर मनोविज्ञान चेतना का ही अध्ययन करेगा तो फिर अचेतन और अर्धचेतन का अध्ययन कौन करेगा। फिर इन्होंने खुल के बताया कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन क्या है। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा अगर पानी में तैर रहा है। देखिए यहाँ पे एक लेयर है, पहले एक बर्फ का टुकड़ा डाला गया है, आप चित्र में समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर है, जब बर्फ को हम पानी में डालते हैं तो वो तैरता है टुकड़ा, और आप जानते हैं कि जो डूबा हुआ जो भाग तैर रहा है वो ज़्यादा होता है, और जो सतह से ऊपर निकला हुआ है जो तैर रहा है भाग वो हमेशा कम होता है। और एक लेयर बनती है जो ऊपरी हिस्से को और निचले हिस्से को पृथक करती है। इसको बताया सिगमंड फ्रायड ने अर्ध चेतन मन। और जो टुकड़ा ये तैर रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बताया चेतन मन, जो पूरे टुकड़े का 1/10 भाग होता है, यानी कि पूरे मन का 1/10 भाग होता है। जबकि अचेतन क्या है, ये जो नीचे वाला आप हिस्सा देख रहे हैं वो क्या है, ये पूरे मन का 9/10 भाग होता है। अर्थात मानव का जो मन है वो अचेतन से ज्यादा प्रभावित होता है। और कहा कि अगर मनोविज्ञान केवल चेतना का ही अध्ययन करेगा
तो अर्ध चेतन और अचेतन मन का अध्ययन कौन करेगा? अगर ऐसा हुआ तो मनोविज्ञान को बहुत सीमित अर्थों में समझा जाएगा। अब देखिए इसमें कहा भी गया है कि आगे सिगमंड फ्रॉइड, जो सारी बातें हमने बताई आपको यहाँ पे क्लियर है, बात पढ़ते हैं इसको। कहा है कि कहा गया कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का वह भाग जो पानी की सतह के ऊपर है वह चेतन मन है, और जो कुल मन का कितना है 1/10 भाग, जबकि पानी के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का 9/10 भाग जो कि अचेतन मन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आगे कि अचेतन मन का अध्ययन हम किस विधि के द्वारा करते हैं? तो अचेतन मन का अध्ययन जो करते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण विधि के द्वारा किया जाता है। किसके विधि के द्वारा किया जाता है? प्रक्षेपण, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन मेथड। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, रोसाइंक ब्लॉक टेस्ट है, टीएटी है, ये प्रक्षेपण है। इनके जो शिष्य थे वो युंग थे। किसके? सिगमंड फ्रॉइड के जो शिष्य थे वो युंग थे। उन्होंने अचेतन के 2 भाग बताए, ये परीक्षा में पूछा गया है। कौन कौन से? व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत और सामूहिक अचेतन इन्होंने बताया। तो आप लोग एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई क्वेश्चन इससे बनते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। इसको समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान आखिर है क्या। देखिए, शिक्षा का तात्पर्य होता है कि व्यवहार में परिमार्जन। परिमार्जन मतलब सकारात्मक चेंज हो, मोडिफिकेशन। ठीक है, और मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं व्यवहार का। इसलिए हम कह सकते हैं, दोनों को मिला लीजिए, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यवहार में परिमार्जन करने की दृष्टि से व्यवहार का अध्ययन करती है। आपको शिक्षा इसलिए दी जाती है कि आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हो और आप समाज के एक दिशा दिखाने वाले नागरिक बने, एक हम कह सकते हैं मानवीय संसाधन के रूप में आप जाने जाएं। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सरस, प्रभावी एवं द्रुतगामी बनाते हैं। सरल कैसे बनाएंगे? इसमें हम बहुत सारे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। हम कुछ उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, बच्चों को पहले उदाहरण बताते हैं, फिर नियम बच्चा खुद ही स्थापित कर लेता है कभी कभी। और सरस का मतलब है रुचिपूर्ण। सरस का मतलब यहाँ पे क्या है? रुचिपूर्ण। हम बच्चे की मनोभावनाओं के अनुकूल उसका अध्ययन करके उसकी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करते हैं। जब ऐसे पढ़ाएंगे तो हमारा शिक्षण क्या हो जाएगा? ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। द्रुतगामी क्या है? बच्चे इस तरीके से जब पढ़ते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं। क्या होते हैं? आप प्रेरित होते हैं, हिंदी में कह सकते हैं, अर्थात वो सीखने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे कथन आते हैं आपसे। जैसे उसमें रूसो का आ जाता है, थॉमस फुलर का आता है और जॉन एडम्स का आता है। तो रूसो ने क्या कहा कि पहले जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं पहले उसको समझ लीजिए कि वो बच्चा किस स्तर का है, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, उसकी क्या कमियां हैं, फिर हम उसको पढ़ाना शुरू करेंगे।
तो इन्होंने कहा बालक एक पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को भली भांति अध्ययन करना होता है। अर्थात कहता है कि बालक के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। और ये भी आप जान लीजिए कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है उसे हम लोग किसे कहते हैं? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे जिनका शिक्षा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, फिर अगला है प्रभाव का नियम, फिर अगला है अभ्यास का नियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और रूसो का अगर हम देखे जाएं शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व है, तो रूसो को कहा जाता है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने वाला जो भी पहला व्यक्ति था वो रूसो था। रूसो ने अपनी एक पुस्तक थी एमीर, रूसो की कौन सी पुस्तक थी? एमीर। उसने अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम बताया था कि शिक्षकों को प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, आगे चल करके शिक्षक भी प्रशिक्षित किए गए और सेवारत शिक्षक जो सर्विस में आ चुके हैं समय समय पे इनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि वो ऐसा कौन सा प्रथम व्यक्ति था जिसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन आरंभ किया? उसका नाम है रूसो, जिसका रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। अब हम अगला कथन पढ़ेंगे किसका? थॉमस फुलर का। थॉमस फुलर ने क्या कहा? थॉमस फुलर ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक, शिक्षक कैसा है यहाँ पे? अच्छा शिक्षक, यानी कि अच्छा शिक्षक जितनी होशियारी से किसी पुस्तक का अध्ययन करता है वह उतनी ही होशियारी से अपने छात्रों के स्वभाव का अध्ययन भी करता है। देखिए इनका भी कहीं ना कहीं क्या मत है कि जिसको पहले आप पढ़ा रहे हैं उसको जान लीजिए, उसके स्वभाव को भली भांति जान लीजिए, उस अवस्था में बच्चों का क्या स्वभाव होता है वो जान लीजिए, फिर आप बच्चों को शिक्षा दीजिए। फिर यहाँ पे आता है जॉन एडम्स के अनुसार। जॉन एडम्स क्या कहते हैं? ए मास्टर टॉट जॉन लैटिन। यहाँ पे मास्टर का जो तात्पर्य है वो टीचर से है और जॉन एक प्रकार से स्टूडेंट की ओर इंगित करता है और लैटिन क्या है? कंटेंट, जिसको हम लोग पाठ्य वस्तु कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कौन? जॉन एडम्स महोदय कह रहे हैं कि एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट और कंटेंट दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो है शिक्षा में कहा गया, शिक्षा में सर्वप्रथम रूसो ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। रूसो के शैक्षिक विचार उसकी पुस्तक एमील में मिलते हैं। ये सारी चीजें क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? बाल विकास पे। कहाँ पे आ जाएंगे? बाल विकास पे। देखिए बाल विकास क्या है? बाल विकास जो है ये हम कह सकते हैं
कि बाल विकास पहले हम कह सकते हैं कि पहले आया बाल मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान के बाद क्या आया? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को आधुनिक रूप से हम बाल विकास का नाम देते हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वह 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन से? शैशवावस्था, जन्म से लेकर के 6 वर्ष के मध्य जो अवस्था होती है उसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष के मध्य की जो अवस्था है वह बाल्यावस्था है। किशोरावस्था क्यों कहते हैं? किशोरावस्था की अवधि क्या है? 12 से, नॉर्मल तो 18 है, लेकिन जब तक परिपक्वता आपके अंदर नहीं आती, कभी कभी कुछ लोगों में 19 वर्ष में आती है, और आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 19 वर्ष का कोई इंतजार नहीं करता है, पहले ही परिपक्वता आ जाती है। समय के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक सवाल और भी जो है पूछा जाता है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा, ठीक है। क्यों कहा है? क्योंकि 20वीं शताब्दी के पहले बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, उनके साथ वयस्क जैसा ही व्यवहार किया जाता था। आप प्राचीन काल शिक्षा पढ़ें, बच्चे को रटने पे ज्यादा जोर दिया जाता था, पता चला वैदिक मंत्र उनको उच्चारण कराए जाते थे। हम मध्यकाल में आते हैं तो कुरान की आयतें रटाई जाती थी। अगर कुरान की आयतें रटने में बच्चा गलती करता था, उसका उच्चारण गलत हो जाता था, तो तमाम तरह के दंड विधान थे। यहाँ तक कि कहा जाता उनको पेड़ पर बांध करके लटकाया जाता था, फिर लाठी डंडों से मारा जाता था, बोरे में भरकर ऊपर से पिटाई की जाती थी। माना जाता था कि यह जो उच्चारण में कमी है ये उनके अंदर एक शैतान बैठा है जो उनको सही उच्चारण नहीं करने देता है। लेकिन वर्तमान में हम इन प्रकार के विचारों का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिसमें बालकों के साथ बहुत सारे अध्ययन किए गए। कुछ ने पेस्टालॉजी, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने 3.5 वर्ष को बालक के ऊपर ही अध्ययन कर लिया, और बहुत सारे उन्होंने अध्ययन किए। और सबसे ज्यादा विस्तृत अगर अध्ययन करता है कौन? डॉक्टर स्टेनले हॉल। कौन करता है? डॉक्टर स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल को बाल विकास का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? बाल विकास का जनक भी माना जाता है। इन्होंने अमेरिका के एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चों का अध्ययन किया था। किस विधि के द्वारा किया था? प्रश्नावली विधि के द्वारा अध्ययन किया था, और बहुत सारी बातों को बताया था। विस्तृत अध्ययन चूंकि स्टेनले हॉल ने किया, इन्हें बाल विकास का जनक भी कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन बने किशोर मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भी वो स्टेनले हॉल को कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए, पहली जो अवस्था है वो कौन सी है? शैशवावस्था। इसको कहा जाता है इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज, और ये माना जाता है जन्म से 6 वर्ष के मध्य। अब देखिए इन्फेंसी जो है वो
अंग्रेजी भाषा के इनफैंट शब्द से मिलकर के बना हुआ है। और इनफैंट शब्द जो है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, इन, और दूसरा है थेरी। इन का मतलब होता है नहीं और थेरी का मतलब होता है बोलना। तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो यह वह अवस्था है जिसमें बालक सही ढंग से बोल नहीं पाता है। ठीक है। अब देखिए पाश्चात्य दृष्टिकोण से अगर देखें, किस दृष्टि से, पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो शैशवावस्था जो माना जाता है वो जन्म से 2 वर्ष के मध्य माना जाता है, क्योंकि जो शाब्दिक अर्थ भी यही समर्थन करता है। लेकिन हमारे वहाँ जो एनसीएफ वगैरह है वो जन्म से, एनसीएफ 2005 है, जन्म से 5 वर्ष की अवधि की मानता है। जब भी सीटेट का क्वेश्चन आए, जब सीटेट आप देंगे तो आप इसको महत्व देंगे, जन्म से 2 वर्ष के मध्य की अवस्था क्या होती है, शैशवावस्था। ठीक है। सीटेट के अलावा अगर हम अपने वहाँ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हालांकि सवाल पूछते हैं तो जाते सीटेट पैटर्न पे ही हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। क्योंकि एनसीएफ अगर 2005 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहता है कि जन्म से 5 वर्ष के जो मध्य की अवस्था है वो क्या है, शैशवावस्था। ठीक है। अब देखिए बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग कब करने लगता है, इसको भी जानना है। तो कहा गया 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, और ये किसने कहा, थार्नडाइक ने। 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है। सार्थक क्या है, बच्चा पहले बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है जिसका कोई मायने नहीं होता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उस प्रकार के शब्द उसके प्रचलन से बाहर जाते हैं, और जो भी शब्द एक स्थित परिस्थिति में प्रयोग किया जाना चाहिए वही शब्द प्रयोग करने लगता है। जैसे पहले जब छोटा बच्चा होता, किसी भी औरत को देखा कहेगा मम्मी जा रही, किसी भी अपने पिता के बराबर उम्र वाले को देखेगा कहेगा ये पापा है। फिर वो मम्मी पापा का प्रयोग करना सीख जाता है कि मम्मी किसको कहना है और पापा किसको कहना है। ठीक है। तो व्यवहारिक रूप से हमने बताया जन्म से 6 वर्ष के मध्य की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। लेकिन अगर सीटेट दे रहे हैं तो जन्म से 2 वर्ष के मध्य की अवस्था क्या है, शैशवावस्था। क्यों, क्योंकि वो पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पे डेवलप हुआ है। अब देखिए शैशवावस्था से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन हैं। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह आरंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। चलिए हम लोग धीरे धीरे करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। लिखा हुआ है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह आरंभिक 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। फिर एडलर का कथन है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। आप देख रहे हैं कि दोनों कथन ही कहते हैं कि शैशवावस्था क्या है, जीवन का आधार। पूछा भी जाता है जीवन का आधार किस अवस्था को कहते हैं, तो वह कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था है। ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। फिर है एडलर। एडलर ने क्या कहा कि जन्म के कुछ समय बाद ही निर्धारित किया जा सकता है कि बालक का उसके जीवन में क्या स्थान होगा। ठीक है। और आगे की अगर बात करें, स्ट्रैंड ने क्या कहा कि बालक आरंभिक 2 वर्षों में भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि उसमें परिवर्तन कभी भी हो सकता है, लेकिन आरंभिक प्रतिमान और जो उसका बिहेवियर पैटर्न है वो हमेशा बना रहता है। चलिए इसको पर बढ़ाते हैं। वही कथन अभी हमने कहा, बालक आरंभिक 2 वर्षों में अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि उसमें परिवर्तन जब आप ठान लेंगे, कभी जैसे किसी को गलत हैबिट्स हो जाती हैं, वाइन पीने की आदत हो जाती है, गुटखा खाने की आदत हो जाती है, बहुत लोग कहते हैं छोड़ दो, बहुत खतरनाक, पुड़िया भी खरीदता है, बोतल पे भी लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन जब वो मन बना लेता है कि हमको ये चीज़ नहीं लेनी है, परिवर्तन कभी भी हो सकता है।
चाहे वो कालिदास जी का ही जीवन क्यों ना रहा हो, जब उसने परिवर्तन, तुलसीदास जी के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जब उन्होंने परिवर्तन चाह कर लिया, लेकिन फिर भी इस अवस्था में जो भी आप आदतें अपने प्रदर्शित करेंगे, जैसे आपका वातावरण ढाला जाएगा, वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं काम करेगा। इसलिए हमेशा ये नहीं कहना चाहिए बच्चे हैं बड़े होकर के सुधर जाएंगे, बच्चे हैं तो वैसे माहौल दीजिए फिर सुधरेंगे, वरना जैसे आप बच्चा भी कर रहा है उसकी आदतों में दृढ़ता ही होगी, कमी नहीं पाई जाएगी, फिर वो आदत अपनी सुधार जल्दी से नहीं पाएगा। अब इसी क्रम में जो है आगे जो है हम लोग गुड एनफ का भी कथन लेते हैं। ये कथन सभी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाएगा, कथन लिखा रहेगा और फिर पूछा जाएगा ये बताइए ये कथन किसका है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जब आपको ऑप्शन पता होगा तभी आप सही उत्तर लगा पाएंगे। गुड एनफ ने कहा बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। और ये रिसर्च पे अगर बेस्ड है तो ये भी आया रिसर्च में कि जो मेंटल डेवलपमेंट है, मस्तिष्क का विकास अगर देखें 5 वर्ष की अवस्था में कितना हो जाता है, 5 वर्ष क्या 5-6 वर्ष की अवस्था में 90% हो जाता है और ये 12 वर्ष की अवस्था में 95% हो जाता है। अर्थात ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होता है। बाकी बच्चा 5% यानी कि जो जिसने अपने अनुवांशिकी लक्षणों के तहत पाया है उसका मैक्सिमम होगा किशोरावस्था में, और अगर सही वातावरण मिला तो किशोरावस्था में जाकर वो 100% अचीव कर लेगा। ठीक है, तो बालक का विकास जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। गैसल, एक मनोवैज्ञानिक है गैसल, कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में दोगुना सीख जाता है। इसीलिए इसको वैलेंटाइन महोदय ने सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। शैशवावस्था को क्या कहा, सीखने का आदर्श काल। वाटसन ने भी क्या कहा, वाटसन का विचार लेते हैं, शैशवावस्था में सीखने और विकास की तीव्रता किसी अन्य अवस्था से बहुत ही अधिक होती है। अर्थात ये भी कहीं ना कहीं वैलेंटाइन के कथन को महत्व देते हैं। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, कथनों से गैसल और वाटसन के कथनों से इसकी भी पुष्टि होती है। एक मनोवैज्ञानिक हैं न्यूमैन, न्यूमैन ने कहा कि जो 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील रहती है। अब शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग आगे चलेंगे। तब तक आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया जीवन का आधार। फिर क्या कहा गया, सीखने का आदर्श काल, अतार्किक चिंतन की अवस्था। बच्चा चिंतन तो करता है लेकिन अभी उसके चिंतन में क्या नहीं है, उसके चिंतन में परिपक्वता, अतार्किक मतलब क्या होता है, परिपक्वता चिंतन में ना होना, परिपक्वता की कमी। फिर है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। फिर है नाजुक अवस्था। नाजुक अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो अपने बारे में बता नहीं सकता, उसको कोई दिक्कत होती है तो रोता है। बच्चा बीमार पड़ता है, उसको कौन सी दिक्कत है ये माता पिता को
अपने अनुभवों के आधार पे पता करना होता है कि पेट दर्द है कि क्या है, बुखार है कि जुकाम है, इसीलिए इसको नाजुक अवस्था भी कहा जाता है। खतरनाक अवस्था, इसको हरलाक महोदया ने खतरनाक अवस्था कहा है, क्योंकि एक समय में हमारे वहाँ बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो बहुत सारे शिशु क्या हैं, शिशु मृत्यु दर बहुत होने के कारण इसको खतरनाक अवस्था भी कहा जाता था। अर्ध सपनों की अवस्था, इसको किसने कहा, थार्नडाइक महोदय ने कहा। बच्चा क्या है, कल्पना के आधार पर ही अपनी बातें करता है, उसमें रियलिटी का अभाव होता है, इसलिए इसको अर्ध सपनों की अवस्था कहा जाता है। खिलौने की भी अवस्था कहा जाता है। देखिए, खिलौने की अवस्था है शैशवावस्था, और जब खेल की अवस्था कहा जाएगा तो बच्चा खेलता तो बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ वो सिर्फ खिलौने से होता है अटैचमेंट, बाद में वो आउटडोर गेम में भी पूरी अच्छी तरह से पकड़ बना लेता है। उसमें प्री स्कूल स्टेज, आजकल जानते हैं 3 वर्ष का जहाँ बच्चा हुआ वह स्कूल जाने लगा, तो इसको प्री स्कूल स्टेज कहते हैं, यानी कि विद्यालय पूर्व अवस्था। क्या कहेंगे इसको, विद्यालय पूर्व अवस्था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खेल की अवस्था कही गई बाल्यावस्था को, और खिलौने की अवस्था किसे कही गई है, शैशवावस्था को। ये नोट में हमने यहाँ पे लिखवा भी दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब हम इसमें जो है कुछ विशेषताओं के विषय में भी बताएंगे। अन्य विशेषताएं क्या है, जैसे बहुत सारे उपनाम इस अवस्था को दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे इस अवस्था में विकास की गति क्या होती है, तीव्र होती है, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। यहाँ पर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका साइज कितना होता है, और 6 महीने बाद आप देखिए उसका साइज बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा प्रतीत होता है। शारीरिक मानसिक विकास की तीव्र गति होती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होता है, जब बच्चा बोलने लगता है तो अपने वातावरण के विषय में जानने की कोशिश करता है, और प्रायः क्या शब्द से माध्यम से वो चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। तीव्र अनुकरण प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति, वह वयस्कों को देखता है और उसके जैसे व्यवहार करने की कोशिश करता है। मान लीजिए बच्चा बच्चा है, उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह से, बच्चा भी चला जाएगा और इसे अगर चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगा के कोशिश करेगा, और पेपर भले उल्टा रखा हो लेकिन वो भी दिखाएगा कि हम भी बहुत क्या हैं, पढ़ाकू टाइप के हैं। ठीक है, तो तीव्र अनुकरण प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा, अगर घर पे गाली गलौज का माहौल है तो बच्चा भी गाली देने लगता है। आगे आते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शिशुओं का जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है शैशवावस्था में बच्चे का व्यवहार कैसा था, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, अर्थात वो संवेगों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। संवेगों पर आधारित व्यवहार, बाल्यावस्था में संवेगों पे नियंत्रण करने लगता है। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या करेगा, संवेगों पर नियंत्रित करने लगता है बच्चा। और पहले बच्चा हर बात पे रोता था, हर बात पे हंसता है, लेकिन बाल्यावस्था में जब बच्चा आता कहते अब तो रोएंगे, तो कहेंगे देखो बच्चा इतना बड़ा हो गया है अभी भी रो रहा है, तो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। अब पहले उससे नहीं मतलब है कि हम बस से कोई हमें ले जा रहा है, ट्रेन से ले जा रहा है, या हम घर के हैं या अपने घर के हैं, वो जोर से चिल्लाता है, ये सारी चीजें होती हैं। और बालक में अंतर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है, किसमें, शैशवावस्था में। सिगमंड फ्रायड ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ों को बताया है। क्या क्या बताया है कि बालक में नार्सिसिज्म की भावना पाई जाती है। किसकी भावना पाई जाती है, नार्सिसिज्म की भावना पाई जाती है। नार्सिसिज्म का प्रयोग उसने आत्म प्रेम पदावली से किया।
बच्चों को अपने से मतलब होता है, किसी दूसरे से उसका मतलब नहीं होता। और इसमें बताया गया कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र रूप में होती है, किंतु इसकी जो अभिव्यक्ति होती है वयस्कों की भांति नहीं होती। वो कहता है कि वह अपने माता के स्तनों को चूसता है, उसको दबाता है, उसको रगड़ता है और अपने लिंग को पकड़ता है। इस प्रकार के जो उसका व्यवहार है, सिगमंड फ्रॉइड उसको किससे जोड़ते हैं? काम भावना से जोड़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिगमंड फ्रॉइड ने आगे दो ग्रंथियों के बारे में बताया, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडिपस ग्रंथ किसमें पाई जाती है, या इसका अर्थ क्या है, इलेक्ट्रा ग्रंथ किसमें पाई जाती है। ऑडिपस ग्रंथि होती है उसमें कोई ग्रंथि नहीं है कि जैसे पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है शरीर में, ये प्रकार की मनोभावना है, विचारधारा होती है। ऑडिपस ग्रंथ में क्या होता है? ऑडिपस ग्रंथ में जो बालक होता है वो अपनी माँ के प्रति ज्यादा स्नेह रखता है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसके विषय में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि नोट्स अवश्य बनाते रहिएगा, वरना सुनने में तो सब अच्छा लगता है, बाकी मौका आता है तो कुछ भी याद नहीं रहता है। जब हम चीज़ों को दोहराएंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। दोहराएंगे किसके माध्यम से? जब आप इसका नोट्स बनाते चलेंगे। सभी लोगों से गुड इवनिंग।